हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविक्स चैप्टर 2 क्लास 10th के बारे में। ठीक है, और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है, क्या स्पेशलिटी होती है फेडरलिज्म की। ठीक है, और किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को या किस कंट्री को, किस नेशन को हम लोग एक फेडरल नेशन मानेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ था चैप्टर फर्स्ट में भी, जिसमें हम लोग डिस्कस भी किए थे कुछ पॉइंट को। सबसे पहले जानते हैं कि ये फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म जो वर्ड है वो किस चीज से बना हुआ है। फेडरलिज्म वर्ड जो है वो फ्यूडस वर्ड से बना हुआ है, और फ्यूडस वर्ड का मीन्स होता है संधि या समझौता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एशियन नेशंस के और यूरोपियन नेशंस के बारे में, तो यूरोपियन नेशंस हमसे पहले क्या थे, वेल सिविलाइज्ड थे, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हमसे पहले अप्लाई हो गया था। ठीक है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का जो की टर्म है, जो अच्छे पॉइंट है, उसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग फ्यूडस मतलब जाने की संघ, एक तरह की संधि या समझौता होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट फेडरलिज्म की, कि फेडरलिज्म होता क्या है या फेडरल नेशन किसको बोलते हैं, तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि अ कंट्री विच हैज मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसा कंट्री जिसके पास दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, तो ऐसे कंट्री को हम लोग फेडरल कंट्री कहते हैं। जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्यों इंडिया एक फेडरल कंट्री है? इंडिया फेडरल कंट्री है क्योंकि इंडिया के पास मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। मोर देन 2 लेवल मतलब एक है सेंट्रल लेवल, जिसको यूनियन लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, एक है स्टेट लेवल, और थर्ड जो है लोकल लेवल। यहां पे 1 मार्क क्वेश्चन आता है, बार बार आपका क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, कि क्या इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1950 में, क्या उसी टाइम से इंडिया एक फेडरल नेशन था? क्या फेडरलिज्म वाला जो पॉइंट था उसी टाइम इंट्रोड्यूस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सो ऐसा कोई टर्म नहीं है। इसके पीछे क्या है कि इंडिया जो है एक फेडरल नेशन बना 1991 में। ये जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई 1991 में, और 1991 के बाद इंडिया एक फेडरल नेशन बना। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंडिया जब स्टार्टिंग का आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उस टाइम में इंडिया एक फेडरल नेशन नहीं था। लेकिन 1991 में जब लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद इंडिया क्या हुआ, एक फेडरल नेशन बना। लोकल गवर्नमेंट के भी 2 पार्ट होते हैं। एक आपकी ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे काम करते हैं, फिर पंचायत समिति, कुछ ग्राम पंचायत मिलकर के पंचायत समिति को बनाते हैं, और उसके बाद जिला परिषद। इसी के जस्ट अपोजिट में अर्बन लेवल पे, जैसे कि सिटी हो गया या टाउन हो गया, तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज, वार्ड पार्षद और उसके बाद मेयर, ये लोग काम करते हैं। और दोनों का काम क्या है कि लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उनकी डेवलपमेंट करना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्या स्पेशलिटी होते हैं फेडरलिज्म की, एक फेडरल और एक नॉन फेडरल नेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या फेडरलिज्म डेमोक्रेसी के लिए एज अ सेफ गार्ड काम करता है। सो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बोला कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है, एक सिस्टम है, किस तरह की, तो गवर्नमेंट की। बोला कि इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। पावर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पावर डिवाइड रहता है। किनके बीच में पावर डिवाइड रहता है? पावर डिवाइड रहता है जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है और जो आपकी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, उनके बीच में पावर डिवाइड रहता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और एक होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो फेडरलिज्म जो है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग है। वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब, अगर हम इंडिया में फेडरलिज्म को पॉइंट आउट करते हैं, तो इंडिया में सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में जो डिफरेंट ऑर्गन्स थे उनको सेम पावर मिला हुआ था, चाहे जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग में, तो सेंट्रल लेवल के पास ज्यादा पावर होता है देन टू स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म की एक स्पेशलिटी है कि सेंट्रल लेवल के पास क्या होता है, ज्यादा पावर होता है देन टू स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट।
सो क्या होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसके जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उनके बीच में पावर क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, डिवाइड रहता है। बात करते हैं कि वर्ल्ड में जितने नेशन है, तो क्या सारे नेशन एक फेडरल नेशन है? क्योंकि डेमोक्रेसी के फॉलोस तो 125 कंट्री, डेमोक्रेसी को लगभग 125 कंट्री फॉलो करते हैं। लेकिन क्या जिस कंट्री में जितनी भी कंट्री है आपके, वहां पे डेमोक्रेसी है, तो क्या वो एक फेडरल नेशन है? डेमोक्रेसी के लिए एज ए सेफ गार्ड काम करता है फेडरलिज्म। कैसे सेफ गार्ड काम करता है? क्योंकि डेमोक्रेसी का जो बेस्ट एग्जांपल है, जो बेस्ट डिफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है। और फेडरलिज्म से होता क्या है कि इससे जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो लोकल लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वो इजिली हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए फेडरलिज्म जो है एक तरह से सेफ गार्ड का काम करता है। ठीक है। तो 120 मोर देन 125 कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन 25 कंट्री है जो एक फेडरल कंट्री, एक फेडरल नेशन है। ठीक है। तो 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने कंट्रीज वर्ल्ड में अप्रॉक्स है जो कि एक फेडरल नेशन है? तो 25 कंट्री है जो कि फेडरल नेशन है, जहां पे फेडरलिज्म है। ठीक है। अब अगर इसके कुछ की टर्म्स के बारे में पॉइंट आउट करेंगे कि फेडरलिज्म का की टर्म्स क्या होता है, किस नेशन को हम लोग फेडरल नेशन बोलेंगे। ठीक है। उसके पास क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं? देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पॉइंट आउट कर चुके हम लोग कि फेडरलिज्म में मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीजन पे रूल करती है। एग्जांपल के लिए कंस्टिट्यूएंसीज को पार्टिसिपेशन कर देते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के लिए एक बड़ा कंस्टिट्यूएंसीज होता है। जैसे कि हम अगर बिहार का एग्जांपल लेंगे तो बिहार में 40 एमपी के लिए कंस्टिट्यूएंसीज है। लेकिन अगर बात करेंगे एमएलए की कंस्टिट्यूएंसीज की, तो एमएलए के लिए कंस्टिट्यूएंसीज है 243। सेम एरिया में 40 एमपी के लिए कंस्टिट्यूएंसीज और एमएलए के लिए 243। दैट्स क्लियर कि एमपी का कंस्टिट्यूएंसीज बहुत बड़ा होता है, सेंट्रल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अप्रॉक्स एक एमपी के कंस्टिट्यूएंसीज में 6 to 10 एमएलए का कंस्टिट्यूएंसीज होता है। ठीक है। अगर वोटिंग की बात करेंगे, चाहे लोकल लेवल के लिए वोटिंग की बात हो या स्टेट लेवल की वोटिंग की, स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेटर के लिए वोटिंग की बात हो या सेंट्रल लेवल के रिप्रेजेंटेटर के लिए वोटिंग बात हो, सेम सिटीजन वोट करता है। ठीक है। जो सिटीजन स्टेट लेवल के लिए वोट किया है, एमएलए के लिए वोट किया है, जो सिटीजन वार्ड पार्षद या जो आपकी ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट किया है, वही सिटीजन एमपी के लिए भी वोट करेगा। यानी कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो गवर्न किसको करते हैं? सेम सिटीजन पे। ऐसा नहीं कि उनके लिए बाहर से सिटीजन लाया जाता है, किसी और कंट्री के सिटीजन पे, सेम सिटीजन पे वो गवर्न करते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन बट ईच टाइप हैज इट्स ओन जुरिडिक्शंस। सेम सिटीजन पे गवर्न करते हैं, ठीक है, लेकिन हर टायर्स का अपना जुरिडिक्शन से अपना स्पेसिफाइड एरिया है कि हम इस पे ही रूल करेंगे, हम इसके अलावा किसी और चीज पे रूल नहीं करेंगे। ठीक है। या स्पेसिफाइड एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पॉइंट पे रूल कर सकते हैं या इससे रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इस डिफरेंट पॉइंट से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकते, वो इंप्लीमेंट करते, ओनली फॉलो करते हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल के बनाए गए लॉ। ठीक है। The jurisdictions of respective level or types of government is constitutionally granted. जो jurisdictions होते हैं या जो उनके स्पेसिफाइड वर्क होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड होता है। ठीक है। ड्यू टू हेल्प और ड्यू टू कंस्टिट्यूशंस ये सारी चीज इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना स्पेसिफाइड एरिया है जिसपे वो रूल करते हैं। ठीक है। The fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. बल्कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कंस्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जो बेसिक प्रोविजन है, उसमें आप किसी के लेवल्स को, किसी के स्पेसिफाइड एरिया को इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते हो। अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको चेंज नहीं कर पाएगी। ठीक है। इसके लिए जैसे कोई भी न्यू लॉ अगर इंट्रोड्यूस अब करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें। ठीक है। दोनों के जो मत होता है, दोनों का जो सपोर्ट होता है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अगर बात करेंगे डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि ये दोनों लेवल्स जैसे कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट कौन करेगी?
एज ए अंपायर कौन होता है? तो एज ए अंपायर सुप्रीम कोर्ट आपकी है। बोल रहा है कि द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स होता है तो ऐसे डिस्प्यूट्स को कौन सॉर्ट आउट करेगा? आपकी जो हाई कोर्ट, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसे जो डिस्प्यूट्स है इसको खत्म करेगी। ठीक है। When source of revenue for each of the government are clearly specified to ensure its financial autonomy। जो रेवेन्यू कलेक्शन है कि किस पे, जैसे कि आप किस चीज पे लॉ बना सकते हो, किस चीज से रिलेटेड आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, तो इसका स्पेसिफाइड एरिया है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी फील्ड में इंटर कर जाएंगे और उससे रिलेटेड रेवेन्यू या उससे रिलेटेड जो हम टैक्स है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हर लेवल ऑफ जो सेंट्रल लेवल है उसका स्पेसिफाइड टैक्स कलेक्शन एरिया है, जो स्टेट लेवल है उसका स्पेसिफाइड टैक्स कलेक्शन एरिया है। ठीक है। फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। अगर फेडरल सिस्टम की बात करते हैं कि फेडरल सिस्टम के पास क्या स्पेशलिटी होती है, तो फेडरल सिस्टम के पास ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। एज अ सेफगार्ड, डेमोक्रेसी के लिए सेफगार्ड का काम करता है और प्रमोट यूनिटी प्रमोट करता है। ठीक है। क्या होता है इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव? एज अ सेफगार्ड और यूनिटी प्रमोट करता है। इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। क्या होता है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर? कमिंग टुगेदर में जो स्मॉल आपके स्टेट है, डचीज है या कैंटोन्स है, हिस्ट्री में हम आपके सामने डिस्कस किए थे, डचीज या कैंटोन्स का मतलब भी स्मॉल किंगडम्स होता है। ठीक है। तो एक साथ यूनाइट होकर के एक नेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है। इनका मेन बेसिक पॉइंट क्या होता है कि इसमें वो जब एक बार वो उनका यूनिफिकेशन होगा तो स्मॉल पार्टिकल जो स्मॉल आपके स्टेट्स हैं, स्मॉल एरिया में, उसमें वो टूटेंगे नहीं, वो कमिंग टुगेदर है। एक साथ मिल करके उन्होंने एक स्पेसिफाइड कंट्री बनाया है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका को ले सकते हैं, इटली को ले सकते हैं, ब्राजील को ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन भी आता है कि गिव द 3 एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर नेशन। सो स्विट्जरलैंड, आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राजील, ये सब कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल है। ठीक है। कमिंग टुगेदर होता क्या है? तो जो स्मॉल नेशंस एक साथ आकर के यूनिफाइड होगा और फिर वो टूटे ना, तो उसको हम लोग कमिंग टुगेदर कहते हैं। जैसे कि जो अमेरिका था 1776 में जब फ्री हुआ, 1787 में जो वो एक फेडरल नेशन बना। ठीक है। तो उस टाइम भी 50 स्टेट्स उसके पास थे और अभी भी 50 स्टेट्स है, ये टूट नहीं सकते। ठीक है। बात करते होल्डिंग टुगेदर की, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। होल्डिंग टुगेदर का मतलब कि उसमें भी स्मॉल स्टेट्स को यूनिफाइड करके ही कंट्री बनाया जाता। ठीक है। लेकिन इसमें स्टेट के पास पावर होता है कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे यूनिट्स में वो टूट सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इंडिया को लेते हैं। इंडिया जब फ्री हुआ था, यूनिफाइड नेशन बना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिफिकेशन किया था, उस टाइम इंडिया में मात्र 9 प्रोविंसेस थे। ठीक है। लेकिन 9 प्रोविंसेस में तो 9 बड़े बड़े राज्य। ठीक है। और अभी हम बात करेंगे तो इंडिया में लगभग इंडिया में कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। यानी कि वो 9 से 28 टूटे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 2000 का ही बात ले लेते हैं। बिहार से झारखंड टूट करके अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक है। तो इनके पास इसमें क्या होता है कि होल्डिंग टुगेदर में स्टेट्स के पास फ्रीडम होते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। वो स्मॉल यूनिट में टूट सकते हैं। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो सबसे इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि इसका एग्जांपल क्या है? तो यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है और इसका इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम है। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका पार्ट 1 कवर किए और जो रिमेनिंग पॉइंट है उसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे हमें एक्सप्लेनेशन के लिए आपके सिस्टम पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।